दोस्तों, एक तरफ था सत्ता के नशे में चूर ताकतवर मंत्री और दूसरी तरफ थे कुछ छोटे छोटे बच्चे जिनके पास न पैसा था न ताकत, सिर्फ सच्ची दोस्ती और अपने दोस्त को बचाने का जुनून था। लेकिन जब मासूमियत सत्ता से टकराती है तो जीत आखिर किसकी होती है? आइए जानते हैं दिल छू लेने वाली फिल्म चिल्लर पार्टी की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल के एडमिशन ऑफिस से, जहां मिस्टर और मिसेज अय्यर अपने बेटे का एडमिशन कराने आए हैं। पिता कहते हैं, मेरे बेटे का नाम ऋषभ है। तभी माँ उन्हें टोकते हुए कहती है, नहीं, इसका नाम रॉनी है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी दादाजी एंट्री मारते हैं और कहते हैं, अरे रुको, बच्चे का असली नाम रमाशंकर है। लेकिन दोस्तों, अब यही रमाशंकर बड़ा हो चुका है। गली क्रिकेट में उसकी फास्ट बॉलिंग इतनी शानदार है कि उसके दोस्तों ने उसका नाम महान पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम के नाम पर अकरम रख दिया है। वही अकरम के पड़ोसी हैं हैप्पी सिंह। जब उनके घर बेटा पैदा हुआ तो उन्हें लगा जैसे किस्मत चमक गई हो, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा लकी सिंह। लेकिन इस लकी के मुंह से जो भी भविष्यवाणी निकलती है उसका हमेशा उल्टा ही होता है। अगर यह कह दे कि आज बारिश नहीं होगी तो समझ लीजिए बाढ़ आने वाली है। इसलिए दोस्तों ने इसका नाम रख दिया पनौती। इनके ग्रुप में एक और लड़का है जो हमेशा अपने बड़े भाई के पुराने और ढीले ढाले कपड़े पहनता है। वह अपने गुल्लक में एक एक रुपया जोड़ रहा है ताकि एक दिन अपने लिए नए कपड़े खरीद सके, इसलिए सब उसे सेकंड हैंड कहते हैं। अब मिलिए सबसे अतरंगी लड़के से। इसका सपना है कि बड़ा होकर सलमान खान जैसा हीरो बने, लेकिन इसकी एक ही समस्या है कि यह कभी अंडरवियर नहीं पहनता। बस इसी वजह से दोस्तों ने इसका नाम रख दिया जांघिया। एक और बच्चा है जिसे हर दिन कोई नया इन्वेंशन करने का जुनून रहता है, लेकिन वह कुछ भी पूरा नहीं कर पाता, इसलिए उसका नाम पड़ गया अफलातून। एक बच्चा जो कभी बोलता नहीं, सिर्फ इशारों में बात करता है, उसे सब साइलेंसर कहते हैं। और एक बच्चा जिसकी शक्ल थोड़ी चाइनीज जैसी है, उसे देखकर लगता है जैसे वह गलती से इंडिया में पैदा हो गया हो, इसलिए उसका नाम रखा गया शाओलिन। आखिर में मिलते हैं इस पूरी टोली के सबसे समझदार लड़के से जो हर सवाल का जवाब जानता है और पूरे ग्रुप का दिमाग है। सभी उसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इन 8 नटखट बच्चों की टोली मिलकर बनाती है हमारी चंदन नगर सोसाइटी की मशहूर चिल्लर पार्टी। अब इस चिल्लर पार्टी की जिंदगी में कोई ईएमआई, नौकरी या पढ़ाई की टेंशन नहीं थी। उनकी दुनिया में सिर्फ 2 ही बड़ी परेशानियां थीं। पहली, बाजू वाली कॉलोनी की क्रिकेट टीम जो उम्र और कद में उनसे बड़ी थी और जिसे ये बच्चे आज तक हरा नहीं पाए थे। दूसरी और सबसे बदबूदार समस्या थी एक गली का कुत्ता जिसका नाम इन्होंने लूज मोशन रखा था, क्योंकि वह रोज सुबह आकर इनकी क्रिकेट पिच के ठीक बीचों बीच पोटी कर देता था। इसी परेशानी को लेकर पूरी चिल्लर पार्टी एक सीक्रेट मीटिंग करती है। तभी सेकंड हैंड कहता है, काश कोई इस कुत्ते को भगा दे। तभी पनौती पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है, टेंशन मत लो, हमारी कॉलोनी में अब कभी कोई दूसरा कुत्ता नहीं आएगा। लेकिन जैसा हमेशा होता था उसकी बात का उल्टा ही हुआ। अगले ही दिन एक लड़का अपने हाथ में एक छोटा सा कुत्ता लेकर चंदन नगर कॉलोनी में पहुंच जाता है। वॉचमैन उससे पूछता है कि वह किससे मिलने आया है, तो वह सीटी बजाकर एक खास आवाज निकालता है, जहां उसके पहचान का गांव वाला एक चाचा गार्ड से अंदर आने के लिए कहता है। वही इस लड़के का नाम था फटका। फटका एक अनाथ बच्चा था, जहां उसके चाचा ने इस सोसाइटी में गाड़ियों के धोने का काम उसे दिलवा दिया था। फिर उसके चाचा बताते हैं कि इस सोसाइटी के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का सेक्रेटरी टंडन बहुत सख्त और गुस्सैल इंसान है। रहने के लिए फटका को सोसाइटी में खड़ी एक पुरानी लावारिस कार मिल जाती है और वह तय करता है कि अब वही और उसका छोटा सा कुत्ता इसी कार में रहेंगे। जब चिल्लर पार्टी स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है तो उनकी नजर फटका और उसके कुत्ते पर पड़ती है। सबको तुरंत पनौती की भविष्यवाणी याद आ जाती है और सभी उसे घूरने लगते हैं। पनौती शर्मिंदा होकर बस धीरे से कहता है, सॉरी भाई। तभी वहाँ सेक्रेटरी टंडन पहुँच जाता है और फटका को सख्त हिदायत देता है कि उसका कुत्ता किसी को काटना नहीं चाहिए और आसपास बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, वरना दोनों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फटका सिर झुकाकर उसकी बात मान लेता है, लेकिन चिल्लर पार्टी को अपनी कॉलोनी में यह नया लड़का और उसका कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी रात सभी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। इंसाइक्लोपीडिया अपना दिमाग लगाते हुए कहता है कि फटका को भगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह उसके कुत्ते को भगा दिया जाए तो फटका खुद ही यहाँ से चला जाएगा। यही सोचकर अगले दिन सभी बच्चे छिप छिप कर फटका पर नजर रखने लगते हैं। कोई देखता है कि वह दिन भर गाड़ियां साफ करता है, कोई देखता है कि वह अपने कुत्ते का कितनी मोहब्बत से ख्याल रखता है और रात को उसी के साथ पुरानी कार में सो जाता है। तभी पहली बार सबको उसके प्यारे कुत्ते का नाम पता चलता है, भीड़ू। अब शुरू होती है चिल्लर पार्टी की सबसे मजेदार खुराफात। अगले दिन जांघिया अपनी माँ से झूठ बोलकर थोड़ा सा आटा चुरा लाता है। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर उससे बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली कुत्ते की पोटी बनाते हैं और चुपके से जाकर उसे सेक्रेटरी टंडन की चमचमाती कार के बोनट पर रख देते हैं। अगली सुबह जैसे ही टंडन अपनी कार देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत फटका को बुलाकर डांटना शुरू कर देता है। फटका बार बार कहता है कि भीड़ू ऐसा नहीं कर सकता। वो सूंघ कर देखता है और फिर उसे हाथ से उठाकर कहता है कि यह तो नकली टट्टी है और ये सिर्फ गुंधा हुआ आटा है। टंडन की बोलती बंद हो जाती है, जबकि दूर खड़ी चिल्लर पार्टी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि फटका उतना सीधा नहीं है जितना वह दिखता है। कुछ देर बाद बच्चे हमेशा की तरह क्रिकेट खेल
खेल रहे होते हैं तभी अकरम का जोरदार शॉट लग जाता है और गेंद जाकर फटका के पास गिरती है। बच्चे उससे बॉल वापस मांगते हैं लेकिन फटका गेंद फेंकने की बजाय रन अप लेता है और ऐसी तेज फास्ट बॉल डालता है कि गेंद सीधे विकेट उड़ाकर रख देती है। उसकी स्पीड और स्विंग देखकर पूरी चिल्लर पार्टी दंग रह जाती है। पहली बार बच्चों को एहसास होता है कि फटका सिर्फ गाड़ियों की सफाई करने वाला लड़का नहीं बल्कि क्रिकेट का भी जबरदस्त खिलाड़ी है। ये लोग फटका का गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा चुपके से उठा लेते हैं जहाँ सुबह होने पर उसे वह कपड़ा नहीं मिलता है। जब फटका उसे अकरम के हाथ में देखता है तो सभी बच्चों को लगता है कि अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होगी, लेकिन फटका बिना कुछ कहे अपनी पहनी हुई शर्ट उतारता है, उसे पानी में भिगोता है और उसी से गाड़ी साफ करने लगता है। जहाँ फटका का यह शांत व्यवहार देखकर चिल्लर पार्टी को लगता है कि यह लड़का बड़ा टफ है और सभी बच्चे बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर में एक और बड़ी घटना हो जाती है। फटका अपने प्यारे कुत्ते भीड़ू के लिए बाजार से एक हड्डी लेकर लौटता है, लेकिन उसे भीड़ू कहीं दिखाई नहीं देता। वह पूरी कॉलोनी में उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर उस पुरानी कार पर पड़ती है जहाँ भीड़ू अंदर बंद था। तेज धूप की वजह से कार भट्टी की तरह गर्म हो चुकी थी और भीड़ू अंदर बुरी तरह तड़प रहा था। फटका पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसके हाथ से हड्डी नीचे गिर जाती है और वह बेबस होकर रोने लगता है। ऊपर से यह सब देख रही चिल्लर पार्टी को पहली बार एहसास होता है कि फटका के पास इस दुनिया में भीड़ू के अलावा कोई अपना नहीं है। इसलिए इंसाइक्लोपीडिया तुरंत अपने पापा की कार की चाबी से दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद फटका फौरन भीड़ू को बाहर निकालकर उसे पानी पिलाता है। इसी पल से बच्चों और फटका के बीच की दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगती है, क्योंकि बाकी बच्चों के पास घर था, माँ बाप का प्यार था, लेकिन फटका के पास इस दुनिया में उस बेजुबान भीड़ू के अलावा कोई अपना नहीं था। इसके बाद उस रात इंसाइक्लोपीडिया बहुत उदास था। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, अगर कोई इंसान हमारा बुरा न करे फिर भी हम उसका बुरा करें तो क्या हम बुरे बच्चे हैं? उसकी माँ कहती है, बेटा, तुमने अपनी गलती महसूस कर ली, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तब चिल्लर पार्टी अपनी रिमोट कंट्रोल कार पर फटका का खोया हुआ कपड़ा और कुछ बिस्किट रखकर उसकी तरफ भेजती है। फटका बिस्किट खुद भी खाता है और भीड़ू को भी खिलाता है। अब नफरत की दीवार टूट चुकी थी और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई थी। अगले ही दिन अकरम के हाथ में चोट लग जाती है। अब बाजू वाली कॉलोनी के लंबे लड़कों के खिलाफ मैच में फास्ट बॉलिंग कौन करेगा? सबको फटका की तूफानी गेंदबाजी याद आती है। अकरम जांघिया को फटका को बुलाने भेजता है। जांघिया पूरे एटीट्यूड के साथ फटका के पास जाकर कहता है, सब कह रहे हैं कि तू हमारी टीम से खेलेगा क्योंकि अब तू भी इस कॉलोनी का हिस्सा है। ये सुनकर फटका कहता है, पहले सब मुझसे सॉरी बोलेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारी टीम से खेलूंगा। आखिरकार पूरी चिल्लर पार्टी उसके सामने अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगती है। इसके बाद फटका उनकी टीम से खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मैच शुरू होता है और फटका की कहर बरपाती गेंदबाजी और बल्लेबाजी के सामने विरोधी टीम पूरी तरह बिखर जाती है, लेकिन अभी भी उनका सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैदान में नहीं आया था, क्योंकि भीड़ू ने उसे उसके घर के दरवाजे पर ही रोक रखा था। डर के मारे वह घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। आखिरकार चिल्लर पार्टी वह नामुमकिन सा मैच जीत जाती है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। अकरम पानी का पाइप लेकर आता है और ऐलान करता है, आज के मैच का असली मैन ऑफ द मैच है भीड़ू। वह भीड़ू को फूलों की माला पहनाता है और फिर पाइप से सबको पानी में भिगो देता है। सारे बच्चे, फटका और भीड़ू मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अब फटका और भीड़ू चिल्लर पार्टी के पक्के और अटूट सदस्य बन चुके थे। फटका के आने के बाद इन बच्चों की सोच भी बदलने लगी थी। एक दिन अकरम फटका से कहता है, तू कितना आजाद है यार। फटका मुस्कुराकर जवाब देता है, तेरी माँ तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है, तेरे कपड़े धोती है और तेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तू अच्छे स्कूल में पढ़ सके। मेरी जिंदगी आजाद जरूर है, लेकिन इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। वही फटका के साथ रहकर इन बच्चों की भाषा पूरी तरह टपोरी हो चुकी थी। स्कूल में जब हिस्ट्री की मैडम पूछती हैं, गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, तो जांघिया पूरे फिल्मी अंदाज में जवाब देता है, गांधी जी मतलब इंडिया का बाप, जिसने अंग्रेजों की लंका लगा दी थी और अंग्रेजों को तड़ी पर करवा दिया था। ये सुनकर मैडम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह जांघिया की माँ को स्कूल बुलाकर शिकायत करती है। दोस्तों, फटका के साथ रहकर बच्चों ने जो टपोरी भाषा सीख ली थी, उससे उनके माता पिता और स्कूल के टीचर्स पहले से ही बहुत परेशान थे। सभी को लगने लगा था कि फटका उनके शरीफ बच्चों को बिगाड़ रहा है। इसलिए घर वालों ने सख्त पाबंदी लगा दी कि आज के बाद कोई भी बच्चा फटका से मिलने नहीं जाएगा। उसी रात अचानक मौसम बिगड़ जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। फटका और भीड़ू उस पुरानी टूटी फूटी कार में छिपकर बारिश से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार उन्हें नहीं बचा पाती। पूरी रात भीगने की वजह से फटका तेज बुखार में तपने लगता है। जब जांघिया देर रात अपने पापा के साथ स्कूटर से घर लौटता है तो उसकी नजर फटका पर पड़ती है। वह देखता है कि पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से फटका तेज बुखार में तप रहा है
और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये देखकर जांघिया तुरंत अपने बाकी दोस्तों को इसकी खबर देता है। पूरी चिल्लर पार्टी समझ जाती है कि अगर फटका सुबह तक ठीक नहीं हुआ तो वह सोसाइटी की गाड़ियां साफ नहीं कर पाएगा और सेक्रेटरी टंडन उसे कॉलोनी से निकाल देगा। बस यहीं से सभी बच्चे अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक नया प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए रात में ही सभी बच्चे अपने अपने घरों के लैंडलाइन फोन से एक दूसरे से बात करते हैं और एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि सुबह 5 बजे सबके जागने से पहले वे खुद सारी गाड़ियां साफ करेंगे। अगली सुबह 5 बजते ही सभी बच्चे चुपके चुपके बाल्टी और कपड़े लेकर नीचे पहुंच जाते हैं। फटका बुखार की वजह से कार के अंदर बेसुध पड़ा था और इधर चिल्लर पार्टी बिना कोई आवाज किए पूरी सोसाइटी की गाड़ियां साफ करने लगती है। तभी अचानक सोसाइटी का एक आदमी वहां आ जाता है। बच्चों को लगता है कि अब वह टंडन को सब कुछ बता देगा, लेकिन तभी जांघिया अपना फिल्मी दिमाग चलाता है और उससे कहता है, अंकल, हमने आपको उस दिन सिनेमा हॉल में उस लड़की के साथ देखा था। अगर आपने किसी को बताया कि हम गाड़ियां साफ कर रहे हैं तो हम भी आंटी को सब बता देंगे। ये सुनते ही वह आदमी डर जाता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सुबह जब फटका की आंख खुलती है तो वह घबराकर बाहर निकलता है कि आज गाड़ियां साफ नहीं हुई होंगी और टंडन उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाहर आकर वह देखता है कि सोसाइटी की सभी गाड़ियां पहले से भी ज्यादा चमक रही हैं। दूर स्कूल जाते हुए उसके सभी दोस्त मुस्कुराकर उसे देखते हैं। उस पल फटका समझ जाता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय बिना कुछ कहे आपके साथ खड़े हो जाए। इन्हीं दिनों स्कूटी पर एक नए लड़के की एंट्री होती है। जांघिया उसे देखकर कहता है, लो आ गए गुगली भैया। ये सुनकर फटका हैरान हो जाता है कि आखिर किसी का नाम गुगली कैसे हो सकता है। तभी वह लड़का बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, कैसे हो तुम सब। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल किसी लड़की जैसी पतली थी। बस यही वजह थी कि सब उसे गुगली कहते थे। गुगली भैया दिल के बहुत अच्छे और पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन अपनी इसी आवाज की वजह से उन्हें हर इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता था। फटका उनकी परेशानी समझ जाता है। वह पास रखा रेडियो चालू करता है और कहता है, गुगली भैया, रेडियो पर बोलने वाला लड़का है या लड़की ये कोई देख नहीं सकता। आप ऐसी जगह काम क्यों नहीं ढूंढते जहां आपकी शक्ल नहीं, सिर्फ आपकी आवाज सुनी जाए। फटका की यह सलाह बिल्कुल सही साबित होती है। कुछ ही दिनों बाद गुगली भैया को एक मशहूर FM रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल जाती है, जहां वह लड़की की आवाज में शो होस्ट करने लगते हैं और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद सोसाइटी में एक शानदार पार्टी रखी जाती है। सभी बच्चे अंदर डांस और मस्ती कर रहे होते हैं, जबकि फटका दूर खड़ा उन्हें बस देख रहा होता है। उसका भी मन था कि वह सबके साथ नाचे, लेकिन खुद को अलग समझकर वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी गुगली भैया वहां आते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पार्टी के बीचों बीच ले जाते हैं। फटका को देखकर वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। तभी गुगली भैया कहते हैं कि हम इंसान अक्सर लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही हम सबने इस छोटे से बच्चे को भी नहीं पहचाना। हाँ, यह हमसे अलग दिखता है, इसके कपड़े पुराने हैं, लेकिन आज मैं जो भी हूँ इस फटका की वजह से हूँ। इसी की एक सलाह ने मुझे इज्जत की नौकरी दिलाई है। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तभी पनौती के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे म्यूजिक चालू करो यार। और फिर सभी लोग फटका के साथ मिलकर दिल खोलकर डांस करने लगते हैं, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि अब वह इस कॉलोनी का नहीं बल्कि इस परिवार का हिस्सा बन चुका है। इस घटना के बाद देखते हैं कि कहानी में असली विलेन की एंट्री होती है। शहर का वेलफेयर मिनिस्टर चंदन नगर कॉलोनी के पास एक कार्यक्रम में पहुंचता है। उसके साथ आया उसका असिस्टेंट दुबे फटका को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। अपने दोस्त को गिरता देख भीड़ू को गुस्सा आ जाता है और वह भौंकते हुए दुबे के पीछे दौड़ पड़ता है और उसे काट लेता है। ये पूरी घटना मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। तभी मंत्री कहता है कि यह किसका आवारा कुत्ता है, तो चिल्लर पार्टी सभी कहते हैं कि यह हम लोगों का कुत्ता है, जिसका मतलब साफ था कि यह लोग फटका के साथ खड़े थे। वही इस घटना के बाद मंत्री इस छोटे से हादसे को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देता है और टीवी पर ऐलान करता है कि मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, इसलिए जिस भी कुत्ते के पास अपनी सोसाइटी का NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे म्यूनिसिपैलिटी पकड़कर मार देगी। इसके लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाता है। इतना ही नहीं, मंत्री चुपके से सेक्रेटरी टंडन को फोन करके धमकी देता है कि किसी भी हालत में भीड़ू को NOC नहीं मिलनी चाहिए। तब टंडन सोसाइटी की मीटिंग बुलाकर साफ कह देता है कि भीड़ू को NOC नहीं दिया जाएगा, जिस वजह से यह बच्चे भीड़ू को बचाने के लिए अब बगावत करने लगते हैं। लेकिन जल्द ही माँ बाप के डांट फटकार के वजह से इन्हें अपने घर जाना पड़ता है, लेकिन यह लोग फिर भी हार नहीं मानते हैं। अगले दिन यह लोग स्कूल में मीटिंग करते हैं, जहाँ इंसाइक्लोपीडिया अपनी रूल बुक में एक नियम ढूंढ निकालता है कि अगर सोसाइटी के 60 फ्लैटों में से 31 लोग साइन कर दें तो सेक्रेटरी को मजबूरन NOC देना पड़ेगा। इसलिए भीड़ू को बचाने के लिए अब पूरी चिल्लर पार्टी घर घर जाकर लोगों से सिग्नेचर लेने निकल पड़ती है। कोई कहता है पहले हमें एंटरटेन करो, तो कोई अपना बेसुरा गाना सुनाने लगता है। बच्चे सिर्फ एक साइन के लिए हर तरह की
बेइज्जती सहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें सिर्फ 10 सिग्नेचर ही मिल पाते हैं। समय तेजी से निकलता जा रहा था, तभी कॉलोनी की एक छोटी बच्ची उनकी मदद के लिए आगे आती है। ये बच्ची टीवी विज्ञापनों में काम करती थी, इसलिए सभी उसे प्यार से टूथपेस्ट बुलाते थे। टूथपेस्ट बच्चों को एक शानदार आइडिया देती है। वह कहती है, अगर मंत्री जैसे बड़े आदमी को हराना है तो पहले पूरी दुनिया को भीड़ू की कहानी पता चलनी चाहिए। बच्चों को उसकी बात समझ आ जाती है, लेकिन सवाल यह था कि मीडिया को बुलाया कैसे जाए। काफी सोचने के बाद वे एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। वे पूरे शहर में यह अफवाह फैलाने का फैसला करते हैं कि चंदन नगर में एक ऐसा कुत्ता रहता है जो इंसानों की तरह बात करता है। इस काम में उनकी मदद करते हैं गुगली भैया। अपने एफएम रेडियो शो के दौरान वह पूरे शहर में यह खबर फैला देते हैं कि चंदन नगर में एक बोलने वाला कुत्ता है, जिसे देखने के लिए आप चंदन नगर सोसाइटी में जा सकते हैं। आखिरकार एक अखबार का पत्रकार इस खबर की सच्चाई जानने के लिए कॉलोनी में आ जाता है, लेकिन बच्चों की चाल काम कर जाती है। वे पत्रकार को किसी बोलने वाले कुत्ते की नहीं बल्कि मंत्री की जिद, उसकी राजनीति और भीड़ू को बचाने की पूरी कहानी बताते हैं। अगले ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर चिल्लर पार्टी और भीड़ू की खबर छप जाती है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब मंत्री सुबह अखबार पढ़ता है तो अपनी बेइज्जती देखकर आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत सेक्रेटरी टंडन को फोन करता है और धमकी देता है, तुमने फटका जैसे छोटे बच्चे से गाड़ियां साफ करवाई हैं। ये चाइल्ड लेबर है, अगर उसे तुरंत कॉलोनी से नहीं निकाला तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मंत्री की धमकी सुनकर टंडन घबरा जाता है और मजबूर होकर फटका को नौकरी से निकाल देता है। इतना ही नहीं, वह उसे हमेशा के लिए कॉलोनी छोड़ने का आदेश भी दे देता है। फटका रोते हुए अपना सामान समेटने लगता है, लेकिन तभी पूरी चिल्लर पार्टी अपनी अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंच जाती है। इंसाइक्लोपीडिया टंडन से कहता है, बड़े लोग छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, लेकिन छोटे बच्चे तो दूसरे छोटे बच्चे को काम दे सकते हैं। इसके बाद सभी बच्चे फैसला करते हैं कि वे अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठा करेंगे और फटका को सैलरी देंगे। अब फटका गाड़ियां नहीं बल्कि उनकी साइकिलें साफ करेगा। बच्चों की एकता, दोस्ती और इस अनोखे जवाब को देखकर टंडन भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। लेकिन अभी भी 16 दिन बाकी थे और बच्चों को 7 सिग्नेचर चाहिए थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अब तक उन्होंने जो भी कोशिश की उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। तभी गुगली भैया उन्हें समझाते हैं कि अगर भीड़ू को बचाना है तो अब छोटी मोटी खबरों से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि पूरा शहर और पूरा मीडिया हमारी बात करने लगे। गुगली भैया की बात सुनकर सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। काफी देर तक दिमाग लगाने के बाद इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा आइडिया देता है जिसे सुनकर पहले तो सब चौंक जाते हैं, लेकिन फिर सभी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि अगर मंत्री को हराना है तो अब पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। इसलिए सभी बच्चे सिर्फ चड्डी पहनकर पूरे शहर में मार्च निकालने का फैसला करते हैं, ताकि उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे और भीड़ू को इंसाफ मिल सके। लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत थी। तभी सेकंड हैंड अपना गुल्लक लेकर आता है, जिसमें उसने सालों से नए कपड़े खरीदने के लिए एक एक रुपया जोड़कर पैसे जमा किए थे। वह बिना एक पल सोचे अपना पूरा गुल्लक सबके सामने रख देता है और कहता है, कपड़े तो बाद में भी खरीद लूंगा, लेकिन अभी मेरे दोस्त भीड़ू को बचाना ज्यादा जरूरी है। उन्हीं पैसों से वे एक बैंड पार्टी बुक करते हैं और अपने आंदोलन की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद जल्द ही वह दिन आ जाता है जहां पर पूरी चिल्लर पार्टी अनोखे आंदोलन चड्डी मार्च के लिए तैयार हो जाती है। तभी सबकी नजर जांघिया पर पड़ती है। जो लड़का आज तक कभी चड्डी नहीं पहनता था, वही आज अपने पापा की बड़ी सी चड्डी पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इस आंदोलन में शामिल हो जाता है। जहां अब सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर पूरा शहर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब देखते ही देखे कई सारे बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं और वे लोग भी चड्डी पहनकर बिद्धू को बचाने का एक ही नारा लगाते हैं, भीड़ू को आजाद करो। और हर तरफ मीडिया के कैमरे पहुंच जाते हैं और ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। टीवी पर अपने बच्चों को इस तरह सच के लिए लड़ते देखकर उनके माता पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई देने लगता है। अपनी बढ़ती बेइज्जती देखकर मंत्री बच्चों को लाइव टीवी डिबेट में बुलाता है। उसका इरादा था कि पूरे देश के सामने इन बच्चों को बेवकूफ साबित कर देगा। टीवी डिबेट शुरू होने से पहले चिल्लर पार्टी के सभी बच्चे काफी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि इतना बड़ा मंत्री पूरे देश के सामने उनकी बेइज्जती करेगा। लेकिन तभी पहली बार उनके माता पिता, जो अब तक फटका और उसके खिलाफ थे, अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। इंसाइक्लोपीडिया के पिता बच्चों से कहते हैं, डरना मत, सच हमेशा सबसे ताकतवर होता है। मंत्री की आंखों में आंख डालकर अपनी बात कहना, चाहे जीतो या हारो, हमारे लिए तुम पहले ही जीत चुके हो। अपने माता पिता का साथ पाकर बच्चों का आत्मविश्वास लौट आता है और सभी हिम्मत के साथ टीवी स्टूडियो पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मंत्री को पूरा भरोसा था कि वह इन मासूम बच्चों को आसानी से हरा देगा। लाइव डिबेट शुरू होते ही मंत्री बच्चों को डांटना शुरू कर देता है। वह कहता है, तुम लोगों ने शहर में नंगे होकर मार्च निकाला, बड़ों की बेइज्जती की, कानून तोड़ा, क्या तुम्हारे स्कूल और माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? और ये कहते हुए मंत्री पास बैठे साइलेंसर के पास जाता है। वह उसके बैग से किताब निकालता है और ताना मारते हुए कहता है, बताओ, क्या तुम्हारी किताब में यह लिखा है कि झूठ बोलो, आवारागर्दी करो, बड़ों की बात मत मानो और सड़कों पर चड्डी पहनकर घूमो, यही सिखाया है तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे माँ बाप ने?
मंत्री की यह बात सिर्फ बच्चों पर नहीं बल्कि उनके माता पिता पर भी सीधा तंज थी। उधर उसी दिन भीड़ू को पकड़ने की आखिरी तारीख थी, इसलिए मंत्री पहले ही म्यूनिसिपैलिटी की कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी चंदन नगर सोसाइटी भेज चुका था। जबकि मंत्री पूरे घमंड से कहता है अब यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, मुझे और भी बहुत काम है। और जैसे ही जाने को करता है तभी पूरे स्टूडियो में गहरा सन्नाटा छा जाता है। इस पूरी कहानी में जो साइलेंसर कभी एक शब्द तक नहीं बोला था, आज वह पहली बार अपनी सीट से उठता है और शांत आवाज में कहता है, मेरी किताब में लिखा है कि हमें दुखी और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया खड़ा होकर कहता है, हमारी किताब कहती है कि सच्चा दोस्त हमेशा मुसीबत में अपने दोस्त का साथ देता है और भीड़ू हमारा दोस्त है। फिर सेकंड हैंड कहता है, किताब में लिखा है कि अपना वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए और हमने भीड़ू को बचाने का वादा किया है। पनौती आगे बढ़कर कहता है, सही काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। अकरम मंत्री की तरफ देखकर कहता है, अगर हम अपने दोस्त के लिए नहीं लड़ेंगे तो दोस्ती का मतलब ही क्या रह जाएगा। और आखिर में जांघिया मंत्री की आंखों में आंख डालकर कहता है, नफरत करना बहुत आसान है लेकिन प्यार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बच्चों की एक एक बात सुनकर मंत्री पूरी तरह निरुत्तर हो जाता है। तभी एंकर फटका से पूछती है कि क्या वह कुछ कहना चाहता है। फटका भावुक होकर कहता है, मैं स्कूल नहीं जा पाया लेकिन लगता है स्कूल में जो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं बड़े होकर लोग वही सबसे पहले भूल जाते हैं। फटका की यह बात पूरे देश के दिल को छू जाती है। पूरा स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और टीवी के सामने बैठे लोग भी बच्चों की हिम्मत को सलाम करने लगते हैं। आखिरकार मंत्री शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चंदन नगर सोसाइटी में सेक्रेटरी टंडन भी अपनी गलती मान लेता है और भीड़ू के लिए एनओसी पर आखिरी सिग्नेचर कर देता है। भीड़ू आजाद हो जाता है। फटका दौड़कर उसे गले लगा लेता है और पूरी चिल्लर पार्टी खुशी से झूम उठती है। इसी खूबसूरत और भावुक पल के साथ यह फिल्म हमें सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती और इंसानियत के आगे सबसे ताकतवर इंसान भी एक दिन झुक ही जाता है। और दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ यह शानदार कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए द ट्रेंडिंग मिनट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस फिल्म का आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन था और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।